हाय एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने देखा सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल क्या होता है। हम सेट टाइम आउट का यूज़ करके अपने कोड को बता सकते हैं कि इतने सेकंड बाद इसको रन होना है, लेकिन जो सेट टाइम आउट है वो नॉर्मल कोड की तरह नहीं वर्क करता है। बिहाइंड द सीन्स वो कुछ अलग तरह से बिहेव करता है। तो हम उसी को समझेंगे कि ये कैसे काम कर रहा है एक्चुअल में सेट टाइम आउट। और सेट टाइम आउट को काम करने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट इंजन के अलावा भी कुछ और चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है। वो सब कुछ हम देखेंगे कि वो सारी चीज़ें क्या हैं। जैसे कि अभी तक हमने देखा कॉल स्टैक, हमारा पूरा जो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है और स्कोप होता है, वो सब जावास्क्रिप्ट इंजन का पार्ट है। लेकिन उसके अलावा भी कुछ पार्ट्स होते हैं हमारा पूरा ब्राउज़र के अंदर, जो कि जावास्क्रिप्ट इंजन के अंदर नहीं आते, उसके बाहर आते हैं। और उन सब का यूज़ करके ये सेट टाइम आउट और इसी तरह से और भी फंक्शंस होते हैं वो काम करते हैं। तो चलो अपने स्क्रीन में आ जाते हैं और पहले समझते हैं नॉर्मल कोड हमारा जो होता है वो कैसे काम करता है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ console log। मैं अपने स्क्रीन पे आ गया हूँ और यहाँ पे कुछ नहीं है, index.html है और जावास्क्रिप्ट कनेक्टेड है आपस में। मैं करता हूँ console log hi 1 और फिर से एक hi 2। दो लाइन मैंने console log कर दी है। अब ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि पहले फर्स्ट लाइन रन होगी फिर सेकेंड लाइन रन होगी। और हम अपने कंसोल में चल के देखेंगे तो ये देखो हाई 1 और हाई 2 आ रहा है और ये बहुत ही फास्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। मतलब हम अगर रिलोड करते हैं तो तुरंत ही आ जा रहा है। अब यहाँ पर एक हम मान लो फॉर लूप लगा देते हैं। चलो यहाँ पे बीच में एक फॉर लूप लगा देते हैं। मैं फॉर लूप लगा देता हूँ यहाँ पर लेट i इज इक्वल टू 0 एंड i इज लेस देन इक्वल टू 4 ये कर देते हैं और i प्लस प्लस कर देते हैं और फिर ये यहाँ पर console log कर देते हैं i। तो इतना कर दिया है। अब क्या होगा, ये पहले हमारा ये console.log ये हाई प्रिंट होगा, फिर उसके बाद 4 नहीं 5 बार, 0 से लेके हमने स्टार्ट किया है, चलो 1 से स्टार्ट कर देते हैं। अभी 5 बार प्रिंट होगा, 0 से लेके 4 तक प्रिंट होगा, 0 1 2 3 4 ऐसा प्रिंट होगा, फिर हाई आएगा। यहाँ पर देखो तो ये अभी अटक गया है मेरा पूरा का पूरा ब्राउज़र ही, क्योंकि ये जब मैं कंडीशन लिख रहा था उस टाइम पर ये फॉर लूप रन हुआ और उस टाइम पर मैंने कंप्लीट कंडीशन नहीं लिखी थी, तो इसीलिए ये मतलब इनफाइनाइट लूप क्रिएट हो गया। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक नई फाइल में मतलब नए विंडो में इसको ओपन करना पड़ेगा। ये अटक गया है एकदम से मेरा ब्राउज़र। अभी एक काम करते हैं, यहाँ से इस सर्वर को स्टॉप करते हैं, यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं हम लोग, और फिर से ओपन विथ लाइव सर्वर कर देते हैं। तो ये हमारा न्यू विंडो में खुल गया है और जैसा हमने प्रेडिक्ट किया था वैसे ही आउटपुट आ रहा है। लेकिन उससे पहले हम इसको डार्क कलर कर देते हैं। डार्क कलर हो गया है और इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। और ये कंसोल में देखोगे तो सबसे पहले हाई आया है, फिर 0 से लेकर 4 तक प्रिंट हुआ है और ये लाइव रिलोड इनेबल्ड, ये हमारे जावास्क्रिप्ट के थ्रू नहीं आया है, लाइव सर्वर ने इसको किया है। एक बार रिलोड करेंगे तो गायब हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से प्रिंट होता है और इसको हम 1 से अगर कर देंगे तो 1 से लेकर 4 तक प्रिंट होगा, तो 4 बार रन होगा, 1 2 3 4। तो इन सारे कोड को हम बोलते हैं सिंक्रोनस कोड, जो कि एक के बाद एक रन हो रहे हैं। अब मान लो यहाँ पर मेरा एक फंक्शन है, यहाँ पर मैं एक फंक्शन अगर मैं लिखता हूँ, मैं ऊपर लिख देता हूँ और यहाँ पर इस फंक्शन का नाम मुझे कुछ देना पड़ेगा। मैं हेलो वर्ल्ड हेलो नाम दे देता हूँ और इसको इसके अंदर हम console.log करवा लेंगे हेलो वर्ल्ड। तो अभी देखो, अभी जब हमारा कोड रन होगा तो इस पूरे फंक्शन पर जाएगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कोड एसिंक्रोनस है। ये कोड एसिंक्रोनस नहीं है, इसको हम अभी कॉल नहीं कर रहे हैं, इस वजह से ये नहीं रन हो रहा है। लेकिन इसको जहाँ भी कॉल कर दिया जाएगा, अगर इसको हम इस फॉर लूप के बाद कॉल कर देते हैं, फॉर लूप के बाद कॉल करते हैं, तो जैसे ही हम कॉल करेंगे ये हमारे कॉल स्टैक में आ जाएगा। अब यहाँ पर हम एक डिबगर लगा के देखते हैं। एक डिबगर लगा दिए तो अभी देखना, ये डिबगर जैसे ही लगाया और हम आगे जैसे ही बढ़ेंगे, ये कॉल स्टैक में अभी तक ग्लोबल है, लेकिन जैसे ही हम इसको आगे बढ़ाएंगे, एक लेवल में और जूम कर लेता हूँ ताकि क्लियर दिखे। जैसे हम आगे बढ़ाएंगे हेलो वाली लाइन आएगी और जैसे ही ये कॉल होगा ये यहाँ पर आ जाएगा, हमारा पूरा फंक्शन के अंदर हमारा पूरा कोड आ जाएगा। तो देखो ये हेलो आ गया, मतलब
फंक्शन के अंदर हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल आ जाएगा। तो ये ग्रीन कलर की लाइन यहाँ पे आ गई है और ये हमारा कॉल स्टैक के अंदर तुरंत फंक्शन आ गया। मतलब कुछ टाइम नहीं लगता है, तुरंत ही आ जाता है। जैसे भी किसी भी फंक्शन को कॉल करते हैं वो तुरंत कॉल स्टैक में आ जाता है और रन होता है। लेकिन जो हमारा सेट टाइम आउट है उसके केस में कुछ डिफरेंट है। वो बनाया बनाया फंक्शन जावास्क्रिप्ट तो दे रहा है, बिहाइंड द सीन ब्राउजर हमें सेट टाइम आउट का फंक्शन दे रहा है, लेकिन जैसे ही हम उसको कॉल करते हैं वो कॉल स्टैक में नहीं आता है, वो कहीं और ही चला जाता है। कहाँ जाता है अभी देखते हैं। अभी चलो हम एक यहाँ पर हेलो लिख दिए और हेलो से पहले मान लो हेलो के बाद हम करते हैं, हेलो के बाद अभी console log 2 है, हाई 2 है, तो ये जैसे ही हमारा फंक्शन एंड होगा यहाँ पर इसकी रिटर्न वैल्यू दिखाएगा अनडिफाइंड, और फिर उसके बाद ये हमारा ये हेलो के बाद वाली लाइन जो ये है हाई 2 यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ गया है। लेकिन अगर इस हेलो के बाद कुछ और लिख देते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेट टाइम आउट। अब मैं क्या करता हूँ, ये हेलो वाला हटा देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेट टाइम आउट। और इस सेट टाइम आउट के अंदर हम पहला जो फंक्शन है, हम चाहें तो एनोनिमस फंक्शन पास कर सकते हैं। चलो अभी के लिए एनोनिमस फंक्शन पास कर देते हैं यहाँ पे सीधा, और चाहे तो कोड भी पास कर सकते हैं, लेकिन वो कोड उस तरह से पास नहीं किया जाता, उसको डेप्रिकेट कर दिया गया है, वो उतना परफॉर्मेंस फ्रेंडली नहीं होता है, उसको हमें नहीं करना चाहिए। जैसे हमने देखा था कि कोड सीधा पास करके स्ट्रिंग में उस कोड को रन करवा सकते हैं, उसको नहीं करना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन पता होना चाहिए कि ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर फंक्शन में console log क्या कर देते हैं, हाई 3 या हाई 1 2 हो गया, हाई 3 ही कर देते हैं। अब यहाँ पर हम टाइम दे देते हैं 0। ये हमने एक फंक्शन दे दिया है यहाँ पर, और दूसरा जो आर्ग्यूमेंट है, फंक्शन एक पहला आर्ग्यूमेंट है, तो हम जब फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट किसी दूसरे फंक्शन में पास कर रहे हैं, जैसे कि ये सेट टाइम आउट है, अब हम यहाँ पर एक एनोनिमस फंक्शन पास कर रहे हैं। अभी ये एनोनिमस का एग्जांपल के बाद हम एक नेम्ड फंक्शन पास करेंगे, अपना हेलो वाला भी पास कर सकते हैं फंक्शन। तो एक एनोनिमस फंक्शन पास कर रहे हैं और दूसरा आर्ग्यूमेंट है हमारा एक टाइम मिली सेकेंड्स में। तो जब हम किसी भी फंक्शन के अंदर, जैसे सेट टाइम आउट फंक्शन है, उस फंक्शन के अंदर कोई दूसरा फंक्शन जब पास करते हैं, तो जिस फंक्शन के अंदर पास किया जाता है उसको बोलते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन, और जिस फंक्शन को पास किया जा रहा होता है उसको बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन। तो ये हमारा अभी कॉल बैक फंक्शन है, जो ये हमारा एनोनिमस फंक्शन है जिसको मैंने अभी सेलेक्ट कर रखा है, ये एक कॉल बैक फंक्शन है। तो अभी क्या होगा, देखो डिबगर आएगा, डिबगर के बाद तुम देखना ये इसके अंदर सीधा, जैसे हम कॉल कर रहे हैं तो इसके अंदर इसका जहां भी डेफिनेशन हो उसके अंदर जानी चाहिए हमारा, मतलब हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल। लेकिन देखना कहाँ जाता है ये, एक बार मैं रिलोड करता हूँ और ये देखो, ये मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, देखो ये सीधा ये वाला console log हो गया, ये पूरा स्किप हो गया। तो जैसे ही हमारे जावास्क्रिप्ट के इंजन ने इसको देखा तो उसको लगा कि इसको रन ही नहीं करना है, इसके अंदर गया ही नहीं। और तुम अगर अपने कंसोल के अंदर आके देखोगे तो हाई 1 2 3 4 ये प्रिंट हुआ है, हाई 1 2 3 4 यहाँ से 1 2 3 4 यहाँ से प्रिंट हुआ है हमारे फॉर लूप से। और फिर उसके बाद जैसे ही ये लाइन हमारे जावास्क्रिप्ट के इंजन ने देखा उसके अंदर नहीं गया, तो इसका किया क्या उसने, अभी हम चल के देखते हैं, अच्छे से देखेंगे इसका उसने किया क्या है। तो इसको इग्नोर कर दिया, बोला ये कुछ अलग है, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है, मैं इसको इग्नोर कर दूंगा, मैं आगे चल के अपनी आगे वाली लाइन रन करूंगा। तो अगर हम अब इसको प्ले करते हैं तो ये वाली लाइन अभी आ गई, यहाँ पे ये वाली लाइन रन होगी और यहाँ पर हमारा console.log हाई 2 हो जाएगा और यहाँ पर हमारे कंसोल के अंदर हाई 2 प्रिंट हो जाएगा। तो ये सेट टाइम आउट, ये तो इस तरह से लग रहा है कि जैसे इसने इग्नोर कर दिया हो। तो अब क्या होगा, अभी तक हमारा देखो ये हाई 3 प्रिंट ही नहीं हुआ है, हमारा डिबगर रुका है और हमारा प्रोग्राम भी एंड होने वाला है। यहाँ पर अगर हम आएंगे, अगर हम आगे और प्ले कर देते हैं तो हमारे कॉल स्टैक से ये जो पूरा कॉल स्टैक एम्प्टी हो जाएगा हमारा। अब इसके बाद हमारी फाइल खत्म हो जाएगी, है ना, ये लास्ट लाइन नंबर 17 लास्ट लाइन है ना, तो इसके बाद हमारी पूरी फाइल खत्म। तो ग्लोबल से हमारा मतलब जो हमारा पूरा ग्लोबल कॉल स्टैक था, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट था, वो भी खत्म हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा। और ये देखो अब अगर इसको मैं क्लिक करूंगा तो दूसरे फाइल में चला जाएगा, तो इसको मैं प्ले जब करता हूं तो देखना यहाँ से सब कुछ एम्प्टी हो जाएगा, यहाँ पर एम्प्टी हो गया है और यहाँ पर हाई 3 प्रिंट होके आ गया है। तो अब ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको समझने के लिए हमें
पहले एक काम करते हैं, इसको मैं रिमूव करता हूँ 1 सेकंड के लिए डीबगर वगैरह को, और एक दूसरी जगह पर हम इसको रन करवाएंगे जहां पर हम इसको लाइन बाय लाइन देख सकते हैं। जैसे कि अभी फॉर लूप जब रन हो रहा है, अगर हम यहाँ पर आ जाएं अपने कंसोल के अंदर, तो अगर हम रिलोड करते हैं, देखो फॉर लूप इतना तेज चल रहा है कि लग रहा है कि इसको कुछ वो सब कुछ प्रिंट ही था, ऑलरेडी प्रिंट ही था। तो फॉर लूप या कोई भी लूप हो बहुत ही तेज चलता है, वो एकदम फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ अ मिली सेकेंड में सब कुछ रन हो जाता है। अगर तुम यहाँ पर 1000 कर दोगे इसको, या 4000 कर दोगे, तो 4000 इतना तेज प्रिंट होगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये देखो 1 सेकंड भी नहीं लगा, 4000 लाइन्स इसने प्रिंट कर दी। तुम इसको स्क्रॉल करते रहो 4000 सेकंड तक, मतलब तुम्हें स्क्रॉल करने में 10 मिनट लग जाएगा, 5 मिनट लग जाएगा, 2-3 मिनट लग जाएगा, लेकिन इसने कर दिया 1 ही सेकंड में। बहुत ही तेज ये प्रिंट करता है। तो अगर हमें इसको स्टेप बाय स्टेप देखना है, स्लो स्लो कैसे हो रहा है सब कुछ, तो हम एक दूसरा JS का इंजन यूज़ करेंगे। एक वो इंजन नहीं है, एक डेवलपर ने बनाया है, उसको बोलते हैं, उसका नाम उन्होंने दिया है लूप, LOUPE। तो अगर तुम गूगल पे जाते हो, तुम सर्च करते हो इवेंट लूप, ये वाला लूप नहीं, दूसरा लूप LOUPE, इवेंट लूप, अगर ये सर्च करते हो तो तुम्हें ये रिजल्ट मिल जाएगा। ये मैंने स्पेलिंग गलत कर दी है, LOU मुझे लिखना है, इवेंट LOUPE। ये अगर सर्च करोगे तो ये वाला रिजल्ट आ जाएगा, लैटेन फ्लिप। मुझे लग रहा था मैं गलत पढ़ रहा हूँ। लैटेन फ्लिप नाम से एक वेबसाइट आ जाएगी, उसको ओपन करोगे तो यहाँ पर एक इनका लैटेन फ्लिप है, या जो भी है, इनका बहुत ही अच्छा टॉक है इसके ऊपर, इवेंट लूप के ऊपर। अभी हम इवेंट लूप अभी हम नहीं देखे हैं क्या है, लेकिन यहीं पर सब कुछ देखेंगे हम। तो इनका बहुत ही अच्छा एक उसके ऊपर कॉन्फ्रेंस है, इसको तुम देख लेना यूट्यूब पे जाके। ये पूरा इंग्लिश में है, ये काफ़ी सही है। ये कौन है? ये फिलिप रॉबर्ट्स इनका नाम है। इन्होंने काफ़ी अच्छा इसके ऊपर टॉक दिया है, इसको भी तुम जाके देख सकते हो इस वीडियो के बाद। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। और ये कुछ ऐसा इन्होंने बनाया है कि हर एक मतलब जो हमारा कोड है उसको हम स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। और यहाँ पर तुम देखोगे तो ये हमारा कॉल स्टैक है, जो कि हमने पढ़ा था इस वीडियो में। यहाँ पर कुछ इस तरह से कॉल स्टैक, और हम अपने इसमें भी देख सकते हैं ये कॉल स्टैक है। कहाँ गया? ये कॉल स्टैक है, तो वही वाला कॉल स्टैक है यहाँ पे। तो 1 मिनट में इसको क्लोज कर देता हूँ, ये वाला ओपन करता हूँ एक न्यू विंडो में। तो ये हमारा कॉल स्टैक है, और उसके बाद ये तुम्हें दिख रहा होगा कॉल बैक क्यू, और ये कुछ गोला गोला सा दिख रहा है, और ये वेब एपीआई दिख रहा है। वो सब बाद में हम देखेंगे, हम कॉल स्टैक ही देखते हैं अभी, क्योंकि अभी हमने जो कोड लिखा है उसमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वेब एपीआई और कॉल बैक क्यू की। तो मैंने जो कोड लिखा है अपने VS कोड में, मैं पूरा कोड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और अब हम लोग अगर रन करते हैं, सेव एंड रन, तो एक एक स्टेप, एक एक लाइन यहाँ पे रन होगा। और जब हमारा फॉर लूप रन होगा तो एक एक लाइन हमें रन होता हुआ दिखेगा कि कैसे कॉल स्टैक में जाके प्रिंट हो रहा है। और जब प्रिंट होगा तो हम अपना कंसोल खोल सकते हैं। यहाँ पर कंसोल के अंदर भी हमें दिखेगा। यहाँ पर हम कंसोल अपना खोल लेंगे। ये जो हमारा कंसोल है, एक बार क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर अगर कुछ भी प्रिंट हुआ है, एक बार जूम आउट थोड़ा सा कर देता हूँ, तो यहाँ पर जो भी प्रिंट होगा हमें दिखेगा। तो अब मैं रन करवाता हूँ। अब ये देखो, सेव एंड रन वाली बटन हमारे कोड के ऊपर आ गई है। तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा लाइन कर देता हूँ, 2-3 लाइन, ताकि हमारी जो बटन्स हैं ये सारी ऊपर रहें। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो ये देखो कंसोल, देखो ध्यान से देखते जाना, 1 2 3 4 ऐसा मतलब प्रिंट होता रहेगा। देखो ये 1 प्रिंट हुआ है, 2 प्रिंट हुआ है, एक एक लाइन ये प्रिंट होता हुआ दिख रहा है स्लो स्लो। मतलब हर एक लाइन हमारे कॉल स्टैक के थ्रू रन होके जा रही है, एक एक लाइन रन हो रही है। अगर हम यही चीज़ अपने एक्चुअल उसमें देखें, जो हमारा ये है, तो उसमें बहुत तेज़ी से प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर हम चाहें तो डिबगर लगा सकते हैं, और फिर हमें कॉल स्टैक में दिखेगा। यहाँ पर ये दिख रहा है कि कॉल स्टैक में भी लाइन नंबर 8 पर हैं हम लोग। ये कॉल स्टैक में एनोनिमस पूरा हमारा जो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है उसके अंदर है, और लाइन नंबर 8 पर हैं। और फिर देखो ये लाइन नंबर 7 पे पहुँच गया है कंट्रोल। ये 7 यहाँ पे दिख रहा है ना, तो जो ग्रीन लाइन है वो बता रहा है कि किस लाइन नंबर पर है। 8 7 8, मतलब ऐसे ही चलता रहेगा जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती और ये लूप से बाहर नहीं आ जाता है। तो कुछ उसी तरह से ये चल रहा है। देखो एक बार फिर से मैं रीरन करता हूँ। सबसे पहले ये हाई होगा, और ये हेलो वाला फंक्शन पूरा इग्नोर हो जाएगा।
हेलो वाला फंक्शन क्योंकि हमने कभी कॉल ही नहीं किया है, अभी हम यहाँ पे कॉल करके भी देख लेंगे। एक बार मैं फिर से रन कर देता हूँ, आप लोग ध्यान से देखना। एक बार मैं इसको एक बार री रन करता हूँ, एक सेकेंड में पॉज करता हूँ, इसको पूरा क्लियर कर देता हूँ और इसको री रन करता हूँ। तो ये देखो हाई प्रिंट हुआ यहाँ पे, फिर ये 1 प्रिंट होगा, फिर 2 प्रिंट होगा, देखो ये 2 प्रिंट हो गया, 3 प्रिंट हो गया, अभी 4 प्रिंट हो जाएगा, फिर उसके बाद हाई 2 ये वाला हो जाएगा, फिर हमारा पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। अब अगर हम चाहें तो इस हेलो को कहीं भी कॉल कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको कॉल कर लेता हूँ यहाँ पर फॉर लूप के बाद। तो और इसको हम थोड़ा सा कम कर देते हैं, नहीं तो ये टाइम काफ़ी लगा रहा है, 2 कर देते हैं। तो सेव एंड री रन। तो ये यहाँ से देखना शुरू करो, हाई 1 प्रिंट हुआ, फिर 1 प्रिंट हुआ है, एक सेकेंड मैं इसको यहाँ कर देता हूँ। मैं एक बार इसको क्लियर करता हूँ और एक बार फिर से इसको रन करता हूँ। अब देखना यहाँ से पहले हाई 1 प्रिंट होगा, फिर 1 2 प्रिंट होगा। ठीक, मैं इसको रन करता हूँ, देखो हाई 1 प्रिंट हुआ, फिर ये 1 प्रिंट हुआ, फिर 2 प्रिंट होगा, फिर ये हेलो कॉल होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉल स्टैक के अंदर तुरंत। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम हेलो को कॉल करते हैं, वो सीधा कॉल स्टैक में जाता है, वेब एपीआई या इन सब का कोई रोल नहीं आया है। अब मैं इसको नीचे कर देता हूँ ताकि हमें ये देखने के लिए सब कुछ काफ़ी स्पेस रहे, और मैं इसको F11 करके थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेट टाइम आउट वाला कोड लिखेंगे। यहाँ पर 1 मिनट में सेट टाइम आउट वाला कोड लिखता हूँ, और ये एनोनिमस फंक्शन की जगह पे हम हेलो फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो अगर हेलो फंक्शन का यूज़ करते हैं हम, तो पहले एक बार हम अपने इसके अंदर देखते हैं कैसे काम कर रहा है। यहाँ से मैं ये डिबगर हटा के एक बार मैं अपने जो अपना नॉर्मल ये है कंसोल, वहाँ पे मैं देखता हूँ। तो ये देखो हाई प्रिंट हुआ, 1 2 3 4 प्रिंट हुआ, फिर सबसे लास्ट में हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ है, जबकि हमने टाइम दिया है 0, टाइम दिया है 0। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये तो तुरंत ही प्रिंट हो जाना चाहिए, उसको आगे नहीं जाना चाहिए। लेकिन जावास्क्रिप्ट इंजन क्या करता है, जैसे सेट टाइम आउट देखता है, इसको अलग जगह पे रख देता है, इसको कॉल स्टैक में नहीं डालता है। नॉर्मली अभी जब इस केस में हमने देखा था, अभी यहाँ पर हेलो एक बार ऐसे हम नॉर्मली कॉल करते हैं हेलो, और इस तरह से तो जैसे हम नॉर्मली हेलो कॉल करते हैं, तो ये देखो हेलो वर्ल्ड हमारा प्रिंट होके आ रहा है। हमने यहाँ पर नॉर्मली हेलो कॉल किया है, नॉर्मली लाइन नंबर 11 पे कॉल किया, तो ये चल रहा है, मतलब तुरंत ही कॉल होके कॉल स्टैक में चला जाता है जैसे हम कॉल करते हैं। लेकिन जब हम सेट टाइम आउट का करते हैं, यूज़ करके कॉल करते हैं, और टाइम चाहे 0 रखें चाहे जितना रखें, वो सीधा कॉल स्टैक में नहीं जाता है, वो कहीं और जाता है, कॉल स्टैक में बाद में जाता है। कैसे जाएगा, अभी इस पूरे कोड को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर ला के रख देते हैं अपने इसमें, ये मैंने रख दिया है, और यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा लाइन कर देते हैं, 1 2 लाइन, और मैं इसको सेव एंड रन करूँगा। तो देखना जैसे ही हमारा सेट टाइम आउट एनकाउंटर होगा, जैसे हमारा जावास्क्रिप्ट का इंजन यहाँ पे पहुँचेगा ना, इसको यहाँ पर डाल देगा। और अभी मैं इसको कुछ सेकेंड्स का टाइम दे देता हूँ ताकि आपको समझ आए, थोड़ा सा क्लियर हो। मैं इसको 5 सेकेंड का या 8 सेकेंड का टाइमर दे देता हूँ, तो ये 8 सेकेंड बाद कॉल होगा। अब इसको हम रन करते हैं, तो देखना हमारा जो सिंक्रोनस कोड है, जो नॉर्मल कोड है सेट टाइम आउट के अलावा, वो सब कुछ रन हो रहा है नॉर्मली। हेलो तक जाएगा, हेलो भी जैसे ही हेलो वाली लाइन पे आएगा, ये सीधा ही कॉल स्टैक में हमारे हेलो आ जाएगा। यहाँ पे भी यहाँ पे हेलो आएगा, तो वो हेलो आया, यहाँ पे कॉल स्टैक में हेलो प्रिंट हुआ। फिर सेट टाइम आउट देखो जैसे ही किया, ये अलग चला गया वेब एपीआईज। तो ये अभी ये टाइमर रन हो रहा है और हमारा पूरा कोड खत्म हो गया है, और रन होके देखो कॉल बैक क्यू में आ गया, और कॉल बैक क्यू से फिर कॉल स्टैक में आया है। तो इसका जो जर्नी है, जो सेट टाइम आउट रन होने की जर्नी है, वो कुछ इस तरह से होती है। कॉल स्टैक में तुरंत नहीं जाता है, तुम कितना भी टाइम रखोगे, इसको अगर 0 भी टाइम कर देते हो तो भी वो वेब एपीआई वाले सेक्शन में जाएगा, जहां पर उसके टाइमर का ट्रैक रखा जाएगा। अब हमने 0 कर दिया है तो वो टाइमर ऑलरेडी फिनिश्ड है। टाइमर अभी जब हमने 8 किया था इसको, और इसको मैं कर देता हूँ 2 मैं या 1 कर देता हूँ, ताकि तुरंत ही ये 1 कर देंगे तो एक भी बार नहीं चलेगा, मतलब एक ही बार चलेगा। मैं 2 कर देता हूँ और इसको फिर से मैं 4 कर देता हूँ, 4 सेकेंड, और सेव एंड रन करता हूँ। तो देखो ये चल रहा है हमारा,
फॉर लूप चल रहा है, फिर हेलो यहाँ से चल के इधर आ जाएगा मेरे कॉल स्टैक में, और फिर उसके बाद जैसे सेट टाइम आउट इनकाउंटर होगा, इसका जो पूरा हेलो फंक्शन है यहाँ पे आ जाएगा, और उसके लिए टाइमर एक चल जाएगा 4 सेकंड का। और टाइमर जैसे ही चला होगा, आपने देखा होगा वहाँ पे एक टिक का निशान आया था, बहुत ही हल्का सा आया होगा, दिखा नहीं होगा। अगर नहीं दिखा हो तो वीडियो को थोड़ा सा बैक कर लेना, देख लेना। टिक का निशान आएगा और फिर वो पूरा फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा हेलो वाला। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मैं जब 0 कर देता हूँ तो पूरे टाइम वो टिक का निशान रहेगा। मतलब जब भी हमारे वेब एपीआई के अंदर पहुँचा है वो, वेब एपीआई मतलब समझ लो ब्राउज़र का एक अलग हिस्सा, जहाँ पर कुछ और चीज़ें जो कि जावास्क्रिप्ट इंजन के हाथ से बाहर हैं, मतलब जावास्क्रिप्ट इंजन से बड़ी चीज़ें हैं जो जावास्क्रिप्ट इंजन नहीं कर सकता है, वो वेब एपीआई के पास चला जाता है। अगर सोचो अगर हमारा जावास्क्रिप्ट इंजन वेट करने लगे 4 सेकंड के लिए, तो हमारा पूरा ब्राउज़र ही फ्रीज हो जाएगा ना। तो इसीलिए वो खुद नहीं वेट करता है, वो दे देता है वेब एपीआई वाले एक ब्लॉक को, वहाँ पर उसका ट्रैक रखा जाता है कितना सेकंड बीता है। एक बार मैं फिर से रन करता हूँ इसको, तो ये देखो ये चल रहा है। अब जैसे ही सेट टाइम आउट इनकाउंटर होगा, हमारा ये जो टाइमर है ऑलरेडी कंप्लीटेड है, तो वहाँ पर टिक का निशान ऑलरेडी आ जाएगा। तो ये देखो सेट टाइम आउट, अब ये हेलो है, अब ये हेलो ऑलरेडी टिक है। अब हेलो फिर इधर आया, फिर इधर से इधर गया, अब ये यहाँ पर ये दिखा रहा है, इसके लिए मुझे रिलोड करना पड़ेगा ताकि पूरा कुछ सब कुछ क्लियर हो जाए। तो 0 टाइम दो या कुछ भी टाइम ना दो, तो 0 के इक्विवेलेंट होता है, और वो टाइमर ऑलरेडी कंप्लीटेड होता है। फिर भी वो वेब एपीआई में जाके स्टोर होता है, और फिर वहाँ से कॉल बैक क्यू होता है, तो कॉल बैक क्यू में आता है। और फिर कॉल बैक क्यू के बाद ये है हमारा इवेंट लूप। इवेंट लूप क्या करता है, इवेंट लूप का काम होता है हमारे कॉल स्टैक को चेक करना और कॉल बैक क्यू को चेक करना। कॉल स्टैक और कॉल बैक क्यू के बीच में ये एक समझ लो वो चेक करने वाला है, बॉडीगार्ड खड़ा है, वो देखता है कि हमारे कॉल बैक क्यू में कुछ है, कुछ रखा है, और हमारा कॉल स्टैक खाली है। ये दो चीज़ चेक करता है। अगर हमारा कॉल स्टैक खाली है और कॉल बैक क्यू में कुछ है, कोई भी फंक्शन है, तो उस फंक्शन को उठा के हमारे कॉल स्टैक में डाल देता है। बस उसका इतना ही काम होता है। अब यहाँ पर अगर हम एक दो और सेट टाइम आउट लगा देते हैं, मान लो हम यहाँ पर 10 मिली सेकेंड का लगा देते हैं एक सेट टाइम आउट, और एक दूसरा सेट टाइम आउट लगा देते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं फंक्शन, दूसरा वाले उसमें तो हेलो हमने पास कर दिया, इसमें हम एक फंक्शन पास करते हैं एनोनिमस। इसके अंदर हम लिख देते हैं हेलो हेलो, मैंने केवल हेलो लिख दिया इसके अंदर। तो अब जब हम रन करेंगे इसको, तो यहाँ पर दो दो टाइमर आ जाएगा। एक बार मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं फिर से रिलोड करता हूँ, यहाँ पर मैं पूरा कोड पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर दो दो टाइमर आएगा, 10 मिली सेकेंड नहीं, इसको मैं 100 कर देता हूँ और इसको मैं 200 कर देता हूँ, ताकि थोड़ा सा हमें दिखे। 10 मिली सेकेंड बहुत ही फास्ट हो जाएगा। अब देखो इसको हम रन करेंगे, हमारा जो सिंक्रोनस कोड है, नॉर्मल कोड है, वो ऐसे ही रन होगा। और जैसे हमारा सेट टाइम आउट आएगा, वो सीधा कॉल स्टैक में न जाके, ये क्या हो गया, ये कुछ तो हो गया, रुक गया, एक बार फिर से रन करते हैं। ये देखो चल रहा है चल रहा है, इधर हमारा प्रिंट होता जा रहा है। ठीक, देखो हेलो प्रिंट हो गया। उसके बाद सेट टाइम आउट वाला, ये देखो तुरंत वो हो गया कंप्लीट टाइमर। फिर ये एनोनिमस फंक्शन भी आ गया। अब देखो कॉल बैक क्यू में 2 हैं, लाइन से लग गए थे, अभी इनकी लाइन लग गई थी। वीडियो को पीछे करके देखना, वो 2 फंक्शंस की लाइन लग गई थी हमारे कॉल बैक क्यू में। क्यू का जो मतलब होता है इंग्लिश में, उसका मतलब ही होता है ये, क्यू मतलब होता है लाइन, तो इसीलिए वो इसका नाम है क्यू, कॉल बैक क्यू। तो इसके अंदर फंक्शंस की लाइन लग जाती है। जैसे ही हमारा वेब एपीआई कंप्लीट कर देता है फंक्शन को, मतलब अगर उसका जो भी वेटिंग टाइम है कंप्लीट होता है, वो कॉल बैक क्यू में डाल देता है। अगर हम यहाँ पर एक और हेलो कर देते हैं, उसका टाइम हम कर देते हैं, मान लो इन सब का टाइम 1000 करते हैं, और इसका करते हैं 2000, मतलब 2 सेकेंड, और इसका करते हैं 3 सेकेंड, इसका कर देते हैं 3 सेकेंड। और अपने फॉर लूप को नीचे रख के हम 4 बार चलाते हैं, तब तक हमारा ये सारा जो टाइमर है वो हो जाएगा कंप्लीट, और हम देख भी सकेंगे। अगर मैं कंट्रोल X करके एक बार रिलोड करके फिर से मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, सेव एंड रन करते हैं, तो देखो ये हमारा कोड रन होने लगा है। देखो ये हमारा हेलो वाला टाइमर कंप्लीट हुआ। ये देखो सारा कुछ जैसे कंप्लीट हो जा रहा है, वहाँ से आके इधर देखो कॉल बैक क्यू में आ गया है। अब ये लाइन लगी है सबकी। अब इसको, इस वाले को रखने के लिए यहाँ पे जगह नहीं है,
हमारी देखो लाइन में बैठा है, लेकिन अभी हमारा सिंक्रोनस कोड रन हो रहा है। सिंक्रोनस यानी कि फॉर लूप वाला कोड रन हो रहा है। अब वो रन होके ख़त्म हो गया जब लास्ट लाइन, तो यहाँ से हेलो गया, फिर ये दूसरा वाला हेलो गया, फिर ये एनोनिमस जाएगा। अभी हमारा इवेंट लूप चेक कर रहा है, खाली हो गया तो एक एक करके भेज रहा है सब। तो यही होता है इवेंट लूप, और इसको बोलते हैं कॉल बैक क्यू। बस यही होता है, हमारे जावास्क्रिप्ट इंजन के थोड़ा सा बाहर होता है। ये इंजन और हमारे ब्राउज़र के बीच में एक ब्रिज होता है, ये चेक करता है। हमारा इवेंट लूप है, इसका काम है पूरे टाइम चेक करना कि हमारा कॉल स्टैक एम्प्टी है कि नहीं, हमारा कॉल स्टैक एम्प्टी है कि नहीं, और कॉल बैक क्यू में अगर कुछ फंक्शन है कि नहीं, कोई फंक्शन है कि नहीं। अगर कोई भी फंक्शन है तो वो तुरंत डाल देगा जैसे ही कॉल स्टैक एम्प्टी होगा। अगर कॉल स्टैक एम्प्टी नहीं है तो वेट करता रहेगा। अगर तो ऐसा हो सकता है, तुमने 0 मिलीसेकंड बोला है, वो हो सकता है कि अगर हमारे इस पूरे कोड के अंदर काफ़ी लंबी फाइल है, मान लो ऐसा फॉर लूप है जो कि काफ़ी देर तक रन हो रहा है, तो हमारा ये 1 सेकंड नहीं हो सकता 10 सेकंड बाद रन हो। तो ये सेट टाइम आउट एकदम गारंटी नहीं लेता है कि 1 सेकंड बाद रन ही होगा, ये बस इतना गारंटी लेता है कि मिनिमम 1 सेकंड बाद रन होगा। अगर कुछ भी उसके बीच में यहाँ पे कोड आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे आ गया था, तो वो देखो अभी हम एक बार फिर से रन कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो सब कुछ स्लो चलता है, सब कुछ स्लो चलता है, इसीलिए ये हमारा पूरा सेट टाइम आउट देखो कंप्लीट हो गया। हमारा 1 सेकंड बीत गया, 2 सेकंड, इसका 3 सेकंड भी बीत गया है। वे सारे कॉल बैक क्यू में बैठे हैं, और अभी यहाँ पर हमारा कॉल स्टैक खाली भी नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा फॉर लूप नीचे चल रहा है। जब फॉर लूप चल जाएगा ये पूरा फाइल हमारी एंड हो जाएगी। मैंने कुछ स्क्रॉल कर दिया है, तो स्क्रॉल करने से कुछ उसमें बग है, शायद पूरा सब कुछ क्लियर कर देता है। तो देखते हैं एक बार फिर से स्क्रॉल करके। हाँ नहीं, कुछ तो दिक्कत है, उस टाइम पे हो गई थी। देखो सारा ये कॉल बैक क्यू में आता जा रहा है। थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ, तो देखो सब लाइन से लग गए हैं, यहाँ पर सब कुछ सबकी लाइन लग गई है। और ये अभी हमारा फॉर लूप रन हो रहा है। तो अभी इन सब का टाइम बीत चुका है, 3 सेकंड एक को रुकना था, एक को 1 सेकंड, एक को 2 सेकंड, लेकिन अभी भी ये लाइन में लगे हैं सब, और एक एक करके जा रहे हैं धीरे धीरे। देखो एक एक करके जा रहे हैं। तो इस कोड को बोलते हैं एसिंक्रोनस कोड। जो भी कोड हमारे इस वेब एपीआई वाले सेक्शन में आता है, सीधा कॉल स्टैक में नहीं जाता है। जो भी कोड सीधा कॉल स्टैक में नहीं जाता है, उसको बोला जाता है एसिंक्रोनस कोड। वो वेब एपीआई में जाएगा, फिर कॉल बैक क्यू में आएगा, फिर इवेंट लूप चेक करेगा कॉल स्टैक एम्प्टी है कि नहीं। अगर हमारा कॉल स्टैक एम्प्टी है तब कॉल स्टैक में हो जाएगा। तो इस पूरे कोड को बोलते हैं एसिंक्रोनस कोड। ये ऐसा इसकी स्पेलिंग होती है, अगर गूगल पे सर्च करोगे ASYN, एसिंक्रोनस कोड इन जावास्क्रिप्ट, तो उसकी स्पेलिंग कुछ इस तरह से होती है। इस एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट बोलते हैं या एसिंक्रोनस कोड बोलते हैं। तो ऐसा कोई भी कोड जो सीधा कॉल स्टैक में ना आए हमारे, वो सीधा वेब एपीआई वाले सेक्शन में चला जाता है। अब सेट टाइम आउट के अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो वेब एपीआई वाले सेक्शन में जाती हैं, वो हम लोग जब आगे वो चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि प्रोमिसेस होती हैं, इवेंट लिसनर होते हैं, और भी बहुत चीज़ें होती हैं। हम जब नेटवर्क रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वो भी ऐसे वेट नहीं करता है कि ये भी जब रिस्पॉन्स आएगा तब वो आगे बढ़ेगा। वो जैसे ही नेटवर्क रिक्वेस्ट वाली लाइन देखता है, वो उठा के डाल देता है वेब एपीआई सेक्शन में। वेब एपीआई सेक्शन का काम है कि उसको नेटवर्क से रिक्वेस्ट लेके आना, जब भी रिस्पॉन्स आ जाता है तब वो कॉल बैक क्यू में डाल देता है, और हमारा इवेंट लूप चेक करेगा कि कॉल स्टैक खाली है कि नहीं। जैसे ही खाली हमें कॉल स्टैक मिलेगा, ये कॉल बैक क्यू उसमें पुश कर देगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको कॉल बैक क्यू और इवेंट लूप अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपको ये भी समझ आ गया होगा एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस कोड में डिफरेंस क्या होता है। जो भी कोड डायरेक्टली रन हो जाता है, सीधा कॉल स्टैक में चला जाता है, उसको बोलते हैं सिंक्रोनस कोड। और जो भी कोड वेब एपीआई वाले सेक्शन में चला जाता है, फिर उसके बाद कॉल बैक क्यू में जाता है, फिर इवेंट लूप बाद में उसको कॉल स्टैक में भेजता है, उस कोड को बोलते हैं एसिंक्रोनस कोड। वो हमारे जावास्क्रिप्ट के मेन कॉल स्टैक में नहीं जाता है, वो कहीं और चला जाता है, जिसका नाम होता है वेब एपीआई सेक्शन। और वहाँ पर इसलिए भेजा जाता है ताकि वहाँ पर जब जाए उसको वेट करने का टाइम चाहिए, तो हमारा पूरा कोड ना रुक जाए उतने टाइम के लिए। नहीं तो 1-2 सेकंड में जितने में वो 10,000 लाइन रन करता है, उतने देर तक तो वेट ही करता रह जाएगा। इसीलिए उसको आगे भेज दिया जाता है। और यही है पूरा जावास्क्रिप्ट का एक पूरा कंप्लीट मॉडल, कैसे एसिंक्रोनस कोड को हैंडल किया जाता है। अगर आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि जावास्क्रिप्ट काम कैसे करती है,
और सब कुछ बिहाइंड द सीन्स कैसे होता है। सेट टाइम आउट में जब हम 0 टाइम लगा देते हैं, 0 टाइम, तभी वो तुरंत नहीं रन होता है। वो पहले वेब एपीआई वाले सेक्शन में जाएगा, वहां पर उसका टाइमर कंप्लीट रहे चाहे ना रहे। अगर कंप्लीट नहीं है तो उसका टाइमर कंप्लीट होगा, उतना वेट करेगा। अगर कंप्लीट है ऑलरेडी तो सीधा वहां से तुरंत कॉल बैक क्यू में आ जाएगा और फिर इवेंट लूप चेक करेगा कि कॉल स्टैक हमारा एम्प्टी है कि नहीं। अगर कॉल स्टैक एम्प्टी है तो फिर कॉल बैक क्यू से निकल के जाएगा। तो ये जो पूरा मॉडल है जावास्क्रिप्ट का, कॉल बैक क्यू मॉडल, वेब एपीआई मॉडल, इवेंट लूप मॉडल, उसको मतलब पूरा एक बना के हमारा एक ब्राउजर बनता है। जावास्क्रिप्ट इंजन से बाहर की चीजें हैं ये। तो ये सब कुछ मिलाकर हमारा पूरा जावास्क्रिप्ट चलता है। ये जावास्क्रिप्ट इंजन से एक्चुअल में बाहर है, लेकिन जावास्क्रिप्ट इसके बिना चल नहीं सकती है। तो ये सब कुछ समझना बहुत जरूरी है। आप थोड़ा सा खुद से रिसर्च करो। वो जो वीडियो यहाँ पर इस पे आता है, एक बार अगर हम रिलोड करते हैं तो ये वाला वीडियो आता है, ये वाला वीडियो भी जाके देखो और आप खुद से प्रैक्टिस करो। देखो, इस वीडियो को रिपीट करके देखो। और अगर कोई ऐसा डाउट है जो कि तुम्हें लगता है कि उसके लिए लॉन्ग कन्वर्सेशन की ज़रूरत है, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जाके वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो और वहाँ पर तुम अपने डाउट या क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।